हम्म सर जी। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 10 कार्ड कौन से होते हैं सर? कौन सी कार्ड? 10 कार्ड। दहला, दहले को ही बोलते होंगे ना। उसने बताया था ना सब डिनोमिनेशन, किंग क्वीन जैक एस 10 9 8 7 6 5 4 3 2। उस क्वेश्चन में सर टेंस दिया था, 10 कार्ड आर रिमूव्ड। 10 कार्ड सा रिमूव एक अलग चीज होता है। 10 कार्ड सा रिमूव मतलब 10 कार्ड हटा दिया, मतलब गिनती होती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्ड हटा दिए। नहीं सर, उसमें टेंस लिखा था, टेंस। टेंस था सर, TENS। प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस? नहीं, 10 वाला टेंस। 10 कार्ड हटा दिए। मैंने तो देख सर लो 10 मान कर ही किया। तो से आगे दहला हटाने को बोला था, दहला हटाने को। यस सर। हटाने को बोला था क्या? तो वही दो चीजें आंसर उससे आ जाता है। बस जिससे आंसर आ जाए वही सही है। प्रोबेबिलिटी शीट। बता भाई, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में कोई सर थर्ड का हिंट दे दो सर, हिंट दे दो। हिंट में है चेस बोर्ड बना लेना, और 64 स्क्वायर होगा, साइड कॉमन नहीं होगा तो जो भी स्क्वायर सेलेक्ट करोगे उसका रो और कॉलम गायब हो जाएगा, और बचे हुए में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर मैंने सॉल्व किया तो आंसर तो नहीं आया, बट लॉजिक का वहाँ पे क्या, मतलब क्या लॉजिक सोचा? लॉजिक सुन लेते हैं अभी, एक बार बना लेते हैं। एक तो मेरा भी लॉजिक सुन लेना। हाँ सबका ही सुन लेंगे। गाँव से किसी को बुला के मत ले आना अब। 4 5 6 7 8 9 ना। कहाँ जा रहा है इधर? अबे भाई, अबे रुक जा। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ एक और। तुम मान लेना ये नहीं है इधर वाला। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 बाई 8 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे पहला कार्ड तो तुम कोई भी एक पहला तो क्या ले रहे हैं, स्क्वायर पहला कोई भी एक ले लो 64C1 से। मान लो कि हमने कोई भी एक ले लिया, सपोज कर लो हमने ले लिया ये वाला। तो जैसे ये वाला स्क्वायर लोगे तो अब क्या बोल रहा है क्या कि अच्छा अच्छा, वन साइड इन कॉमन, ये मैं कुछ और ही सोच गया था, सॉरी, हिंट थोड़ा गड़बड़ गया। मुझे लगा कि कुछ और ही इस वाला, इसको हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए। देखो एक साइड कॉमन का मतलब क्या होगा, वैसे ये टिप्पा से ही मारा था मैंने, टिप्पे से तो काम हो जाएगा। जैसे ये दोनों ले लो, इसका एक साइड कॉमन है ये वाला। यस सर। ठीक है, ऐसे ही देखना पड़ेगा। ये दोनों ले लो, इसका एक साइड कॉमन है। ये दोनों ले लो, एक साइड कॉमन है। ये दोनों ले लो, एक साइड कॉमन है। ये दोनों ले लो, एक साइड एक साइड एक साइड। तो ऐसे कितने बनेंगे? 7। एक सिलेक्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये। तो ये 7 7 7 7 कितनी बार होगा? 8 बार। ठीक है, 8 रोज हैं टोटल। और ऐसे ही कॉलम से भी कर सकते हो। जैसे ये दोनों ले लो, ये वाला साइड कॉमन, ये दोनों ले लो, ये साइड कॉमन, ये दोनों ले लो, ये साइड कॉमन, ऐसे। तो ये भी 7 × 8 होंगे, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ये तो। और नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 64 में से कोई भी दो ले लें। दो ही है ना? तो बताओ। मैं अपना लॉजिक बताऊं सर। मैंने पहले कॉर्नर्स स्क्वायर के केस बनाए, क्योंकि कॉर्नर्स में 2 स्क्वायर है, तो पहले 2C1 से एक स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे, और ये 4 के साथ होएगा तो × 4।
अब सर फिर जब हमने क्या दो क्या क्या कॉर्नर के सिलेक्ट, जैसे कोई कॉर्नर का बिल्कुल स्क्वायर है ये जो मान चार, लो। हाँ हाँ। ये, तो अब इसके जो एडजेसेंट स्क्वायर है वो दो ही है जिनसे साइड शेयर हो रही है, हम्म तो इनसे 2C1 से कोई एक स्क्वायर सिलेक्ट करा, अब हम्म, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? चार कोने कोने में। हाँ 4 कोने के, अब बीच के बचे सर 6, तो सर इन 6 के 3 स्क्वायर है जो इनके कॉमन आ रहे हैं। अब बीच 3 में स्क्वायर, ये जो 6 बीच के हैं ऊपर वाली लाइन के, इनमें 3 स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, एक इधर साइड वाला, एक उसके ऊपर वाला और एक साइड वाला। तो इसे 3C1 से एक सेलेक्ट करा, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो फिर रिपीट हो गया ना, जैसे सर ये वाला हाफ जो से कर लेंगे स्क्वायर है लास्ट। हाफ इसका से कैसे हुआ? मल्टीप्लाई करेंगे सर, हाफ से हाँ, मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में। यस सर। अब सर फिर बीच में बचे कुछ, उनमें 4 इसमें स्क्वायर ऐसे, इसका क्या बोला, इसका अपन क्या करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई। जब पूरा हो जाएगा तब उसको हाफ से कर देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर 2 बार काउंट हो जाएगा। अब सर फिर जो बीच वाले बचे हैं उनमें 4 स्क्वायर है जो साइड शेयर कर रहे हैं, तो 4C1 से सिलेक्ट कर लेंगे और वो बचेंगे 36, 36 से मल्टीप्लाई करके पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे? हाँ अब, हाँ इस पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 64C2। हर एक 2 बार आया है? हाँ सर हर एक 2 बार ये आएगा। कैसे प्रूव किया? सर जैसे अगर हम जो कॉर्नर वाला स्क्वायर है उसके रिस्पेक्ट में ले, तो जो उसके लेफ्ट वाला है वो एक बार आ गया, अब जो लेफ्ट वाला है उसका रिस्पेक्ट में ले तो कॉर्नर वाला भी एक बार काउंट हो गया उन 3 में, हम्म तो इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये बीच वालों के लिए कैसे किया? सर अब बीच वाले में किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, तो उसके 4 एडजेसेंट है तो उसको एक बार काउंट कर लेंगे, लेकिन जब उस एडजेसेंट वाले को लेंगे तो उसके साइड वाले को भी एक बार काउंट कर लेंगे, जबकि उसको पहले काउंट कर लिया है, इसलिए उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉट कुल मिला के बैठ जा रहा है। आंसर तो आ गया था सर, बस लॉजिक में थोड़ा सा डाउट था क्योंकि बाद में करा था ठीक। वही है, रिपीटेशन अगर हट हुआ है हाफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर वाला तो हट जाएगा, कोने वाला तो, क्योंकि एक बार अगर ये वाला है तो एक बार ये वाला भी है। एक मतलब जैसे ये वाली चीज जो है 2 बार सेलेक्ट हुई होगी ऑफ कोर्स, हाँ सर। इसमें एक बार हुई होगी, इसमें एक बार हुई होगी। ये वाली चीज को भी अगर हम बात करें तो ये भी इसमें 2 बार हुई होगी, मतलब एक बार इसमें एक बार इसमें, हम्म, ठीक है ना। और ऐसे कोने वाले जितने हैं सबके साथ तो ये हुआ होगा। अब हम जैसे कि इसकी बात करें तो इसके साथ अपन ने ये लिया, तो ये एक बार आया आपका इस वाले में, बीच वाले में, और यही वाला कॉम्बिनेशन फिर आया जब आपने ये वाला सेलेक्ट किया होगा, फिर इसके साथ लिया होगा, हाँ सर। तो ये भी 2 बार ही आया होगा। और अपन ऐसे कोई भी देखेंगे तो शायद 2 ही बार आ रहा है, तो इसलिए ठीक है, बैठ रहा है। और कोई? ठीक है, बट ऐसे करा था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है ऐसे सवालों में इस तरीके से देखकर, मतलब फिर हर एक सवाल को देखना पड़ता है, और आईआईटी के हिसाब से थोड़ा सा वो क्लेवर चाहिए होगा। हाँ बोलो भाई प्रियांश। ठीक है, गुड। लेकिन ये एग्जाम में आता है तो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है फिर, कि सही है गलत है भगवान जाने क्या है, हाँ सर हो जाता है। डिवाइड करें नहीं करें, कहीं बीच वाले ज्यादा रिपीट हो रहे हो, किनारे वाला कम हो रहे हो, तो 2 से डिवाइड क्या करेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे आंसर देखकर संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ यार कुछ तो हो ही रहा होगा हाँ सर। सर। और कोई भाई 4 तक? सर मैंने हाँ कोई और बोल रहा है, बोल लो भाई। इन्हीं 3 केस हम्म सर मैंने इन्हीं 3 केसेस में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर दिया। क्या किया था फिर से बोले यार, समझ में नहीं आया। कृष्णम, हाँ सर इन्हीं 3 केसेस में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर दिया। अच्छा, सबको 64C2 से डिवाइड करके हूँ। यस सर। एक केस बना है कि 6/6 का अंदर जो स्क्वायर है उसके अंदर आएगा, एक केस बना कि कॉर्नर्स पे आएगा, एक केस बना कि वो 24 जो स्क्वायर अब बच के उनमें से आएगा, तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर दिया। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है या आगे बढ़ा जाए? मैंने भी ऐसे ही करा था। ऐसे में 3 तरीके हो चुके हैं। मतलब सर मैंने पहले भाई 36 स्क्वायर्स का बना लिया केस, और फिर कॉर्नर का बना लिया, और फिर 2 कॉर्नर के बीच वाले तो स्क्वायर्स हैं उनमें से किसी एक को चुन के बना। ठीक है,
5 to 10 में कोई पूछना हो किसी को? सर Fifth 5 वाला। का सेकंड पार्ट बता दीजिए। सर 4 नंबर। यस सर। सेकंड पार्ट। हाँ सर, वो लास्ट में 22 पॉइंट में तो केस नहीं बनते, वो कैसे बनाएंगे? ये a coin is biased so that head is 3 times more likely, ये वाला सवाल। यस सर। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया? 3/4 यस सर। और टेल हो गया 1/4। If such a coin is tossed twice, find the probability that head occurs at least once. तो head नहीं occur करे, 1 minus probability of tail। तो दोनों बार tail आने का 1/4 1/4, तो 1/16 हो जाएगा। पहली बार tail आएगा तो उसका 1/4, दूसरी बार tail आएगा तो उसका भी 1/4। यस सर। और भी 6 to 10 में 6 नंबर। ये कौन है 6 नंबर वाला? मैं भाई बाहर से निकल गया, अभी तक सवाल पूछने का लूट ढंग नहीं है आपको, तो फिर कैसे बताया जाए आपको डाउट? 6 का सर। इतने सारे पार्ट हैं और आप बोल रहे हो 6 नंबर, मतलब मजदूरी समझ लिया गया। नो सर 6 का सिर्फ 5 नंबर आंसर मैच नहीं कर तो रहा है। फॉर्मूला ही बतलाया होगा ना। अच्छा इंडिपेंडेंट आ गया क्या इसमें? छोड़ो अभी रहने दो, इंडिपेंडेंट अभी करवाएंगे फिर कर लेना। और कोई 7 to 10 में? सर 10th वाला। 10 से पहले भी 10th में एक एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा है, यानी कि मॉडुलस बोल रहा है यहाँ पे, उसका ध्यान रखें। तो यानी कि जो a-1 इंटू b-2 इंटू c-3 इंटू d-6 है, तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ 1 वाला केस ही लेके चलते हैं। हलो लेके 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। देखो अच्छा सर, अब हो जाए। अब उसमें क्या ओ सर गलती मैं है? सर वो D-6 1 हो जाएगा ना, तो सर D7 आ रहा था। सर डाइस में 6 ही होते तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ अभी तक तो 6 ही होते हैं, 7 तक नहीं जाना। तो ABCD का अगर देखेंगे तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। A की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है 2, और D की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है 5। इसकी 2 वैल्यू हो सकती है B की, या तो 3 एक ऊपर ज्यादा होगी या एक कम होगी, यानी कि 3 और 1 हो सकता है। और C क्या हो सकता है भाई लोग? 4 और बोलो 4 और 2। तो ऊपर शायद 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका A के लिए एक केस, B के लिए 2 केस, C के लिए 2 केस और D के लिए एक केस, सीधा सीधा ऐसा आ जाएगा। और कोई बोलो 12 तक है तो बताओ। इंडिपेंडेंट छोड़ देना, इंडिपेंडेंट अभी मैं मैथमेटिकल कंडीशन कराऊंगा ना, फिर देखते हैं। हमने शायद डेफिनेशन ही पढ़ा है अभी तक। यस सर। यस सर। और किसी को 12 तक पूछना है कुछ? इसका सॉल्यूशन अपलोड हुआ था क्या? नहीं सर, जरूरत नहीं है सर, लेकिन नो अभी सर नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलिए कर देंगे। सर 12 में सर जो लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, सर उसमें डाउट आ रहा है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के लिए अभी हम पढ़ेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अभी थोड़ी देर तक मुझे समय दीजिए। और कुछ? नो सर। अभी सिखा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट होना सीख लिया था, और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या थी हमारी? सिंपल सी, कि एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड ना करे, तो उसको क्या कहते थे? इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? क्या हुआ, आवाज नहीं निकल रही? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वही पूछ रहा था। हाँ, तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से 36 बार यही बात बतलाया था कि दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, की एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। बट आज की क्लास में जैसे ही मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड ना करे, और मैंने फिर पूछा कि सही है, तो आंसर इज यस सर। प्रोबेबिलिटी डिपेंड ना करे एक इवेंट के दूसरे दूसरे पर। क्या? प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की उसके पहले वाले इवेंट पे डिपेंड ना करे, तो उससे इफेक्ट ना हो। आई एम रियली हैप्पी कि आई एम गेटिंग न्यू काइंड ऑफ डेफिनेशंस टुडे।
मतलब 2 दिन में ही मतलब डेफिनेशन इतने बदल जाते हैं जीवन में कि मतलब सर मतलब एक पहले सर, इवेंट का मतलब अकरेंस एक या ना event के- अकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट ना करे। हाँ सर, उसके इफेक्ट ना कर। क्या क्या एक्सक्लूसिव भी है क्या इसमें? सर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को में कोई चेंज ना आए, मतलब कोई इफेक्ट ना मतलब करे सर। ना होने से हो जाए। अकरेंस और नॉन अकरेंस दोनों से Occurrence और दूसरे पर non-occurrence इफेक्ट ना दोनों। पड़े। यही तो है आईआईटी, अगर आप लोग सब मिल के दोगे तो जरूर एक का तो हो ही जाएगा, ये तो पक्का ही है। तो ऐसे मतलब होना चाहिए, मतलब श्योरिटी, मतलब ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि सबको ही आना चाहिए। सबको अगर आ गया यही सेम चीज तो फिर क्या हुआ, फिर सब सीख गए, मतलब सबका चांस हो गया सिलेक्शन का। ये नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल के आपस में फिर उसके बाद बतला पाए कि हाँ यार ये सही है, वेरी गुड। हाँ, क्वाइट इम्प्रेसिव। तो मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग बोलेंगे कि एक का अक्रेंस और नॉन अक्रेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। है तो प्रोबेबिलिटी बट अंडर सर्टेन कंडीशन। हालांकि अभी तक भी जो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते आ रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन इन्वॉल्व रहता है। जैसे कोई बोलता है कि डाइस को हम लोग ने लुढ़का दिया, तो कंडीशन वो उसकी डाइस लुढ़काया था, तभी सैंपल स्पेस हमने 6 का लिया था, हेड और टेल नहीं लिया था। तो एक कंडीशन वैसे तो इनबिल्ट ही होता है, बट अभी तक हम लोग इसकी अगर बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें होता है कि भाई बोलता है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतलाओ अगर हमें पता है कि ये इवेंट हो चुका है। मतलब इस तरह की बातें इसमें की जाती है। जैसे कि इसका जो डेफिनेशन मतलब सिंबल है वो कुछ ऐसा है, इस तरीके से यूज किया जाता है, या फिर लाइक दिस वर्टिकल लाइन ही करके भी लिख देते हैं लोग, या फिर कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दीज ऑल आर सिंबल्स फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक इस तरह का सिंबल हो सकता है, बट ये सिंबल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल नहीं है। सबसे पहले देखिए कि ऑप्टिव स्लैश क्या लाएगा, देख सकते हो, चाहो तो आप ये एंगल मेजर कर लो, एक्स एक्सिस का ऑप्टिव दिखेगा, ये डिफरेंट है। यहाँ देखो मेजर करो, एक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑप्टिव स्लैश बोलते हैं। ऑप्टिव स्लैश का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होता। ऑप्टिव स्लैश का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बार। मतलब ऑप्टिव स्लैश का मतलब क्या होता है, ए तो ठीक है बट बी ना। ऑप्टिव का मतलब होता है ए ठीक है, ए हैपनिंग, बी नॉट हैपनिंग। बाकी ये जो सिंबल्स हैं, दीज आर द सिंबल्स एक्चुअली फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यही है सिंबल्स जो एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सिंबल्स हैं। अब बोलोगे सर क्या मतलब इन सबका? मतलब तो बहुत सीधा सा है, लेकिन समझने में हो सकता है 2-4 साल लग जाए। इसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ए की ही बोलेंगे। जैसे अभी तक भी हम ऐसे लिखते थे ना पी ए, तो पी ए लिखते थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते थे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ऐसा कुछ हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इन शॉर्ट बोले तो। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए probability of A if it is known that B has already occurred। मतलब हमें A की प्रोबेबिलिटी तो बतलानी है, बट ये जानते हुए बतलानी है कि B ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब सबसे पहले सवाल तो ऐसे मन में ही आना चाहिए, बाकी तो पता नहीं क्या, कि B के अकरेंस से क्या फर्क पड़ा। मतलब B के अकरेंस से हम लोग बोले A के ऊपर क्या फर्क पड़ा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक सवाल किया था, सवाल नहीं किया था मतलब एक फॉर्मूला वाला चीज डेवलप किया था, और उसमें कुछ ऐसा था कि देयर वर 2 इवेंट्स ए एंड बी, और उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि एक था डबलेट और दूसरा था सम इज 9 और मोर। तो उसी को मैं दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ 5-5 आया था शायद, और यहाँ 1-6-6 आया था, और इधर 1-1, 2-2, 3-3 और 4-4 था।
ठीक है। और इन सब रीजंस को हम लोगों ने बढ़िया तरीके से देख रखा था, 3663, 4664, 5665, 5445, यही वो था नहीं। अब इस चीज को आप यहाँ पे लगा के थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे ये सारे रीजंस मैंने डिफाइन करके सब बतलाए हुए थे। अब थोड़ा सोच के देखो कि अगर कोई बोलता है, ठीक है ना, और अच्छे से अगर आंसर कर पाओगे तो अच्छी बात है, वो नहीं कर पाओगे तो सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि है कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चों को नहीं पल्ले पड़ता है, मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ बच्चों को नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब वो पता नहीं कौन से डायमेंशन में सोचते हैं, मतलब सीधी चीज है वैसे तो। जैसे अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या था? गेटिंग अ डबलेट। गेटिंग अ डबलेट। और बी था सम ऑफ टू फेसेस इज 9 और मोर। सम ऑफ टू फेसेस इज 9 और मोर। तो अगर कोई बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, एक तो वो सवाल, ठीक है ना। अब बोलता है क्या फर्क पड़ा, पहले तो महसूस करना, उसके बाद उसके आंसर पे आना, ठीक है ना। जैसे एक तो बोल दिया सिंपल सवाल की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, तो सबने निकाल लिया, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर अब बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इफ इट इज नोन, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे अब। इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ द टू फेसेस इज 9 और मोर। 1/5 केसेस 1 1 2 2 3 3 4 4 हटा देंगे। Probability of getting a doublet if it is known that the sum of the two faces is 9 or more। हम लोग बोले कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी बतलानी है अगर पता है कि जो दोनों फेसेस हैं उनका सम 9 या 9 से ज्यादा है। व्हाट शुड बी द आंसर? 1/5। बी से चेक कर लेंगे। सोच लो आराम से। जैसे एक ऑप्शन दे देते हैं 1/6, एक ऑप्शन दे देते हैं 2/6, एक ऑप्शन दे देते हैं 2/10, और एक ऑप्शन दे देते हैं सर बाउंसर है सब। बताइए। 2/10। 2/10 जिसको जो भी ऑप्शन लग रहा है, जैसे अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बस 3 ही बच्चे तो नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पे। 2/10 होगा। 38 हैं, 38 में से एक तो मैं हो गया। 2/10। सही ऑप्शन 2/10। देख लो, अगर 2/10 सबका आ रहा है तो फिर मैं समझाऊंगा नहीं, पहली चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो उसको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो अपने आंसर को बतलाए, तभी अपन उस चीज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे भरोसे बैठे हो कि बता ही दिया जाएगा, हम कर ही लेंगे, और फिर हम एग्जामिनेशन में नंबर जो है 0 लेकर आ जाएंगे, तो देखिए बड़ी मुश्किल बात है, संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ भाई, किसी को नहीं पल्ले पड़ रहा हो 2/10 तो बतला सकता है। सर नहीं पढ़ा। इतना मोटिवेट करने के बाद एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा बेटा, बताओ। चलो एक सर, एक है पहले, और कौन है? और कोई है जिसको नहीं पढ़ा पल्ले? नहीं पढ़ा सर। सैंपल स्पेस लेना नहीं आया सर। कितने प्रतिशत स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पढ़ा? आवाज तो 3-4 की आ रही है, तो सबको बाकियों को आ गए हैं या बाकी दूसरे के सिलेक्शन के भरोसे चल रहे हैं? नो सर, नहीं पढ़ा। अरे बोलना भी नहीं सीखोगे जीवन में, चलो मतलब आईटी वाईटी तो हुआ चाहे नहीं हुआ, चलो आगे की बात होगी। कम से कम नहीं, एक जगह एडमिशन लेने का तो हम बोलना तो सीख लिया, वो भी बड़ी बात होती है जीवन में। अगर वो भी नहीं सीखा तो फिर पैसा किस बात का किया? तो थोड़ा सा वो भी सीख लो। हाँ बताओ भाई, जिनको नहीं पढ़ा है उनके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था? उनको क्या लग रहा है आंसर, जो भी अंदर की फील है? जिनको भी नहीं पल्ले पड़ा, जैसे एक आध नाम थे अभी, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, उनको क्या लग रहा है, उनको क्या लग रहा है कौन सा आंसर है? जैसे एक तो हो गया, जैसे डी है मेरे लिए, तो फिर उसको तो सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कथकली भी, कुचिपुड़ी भी, सब करके दिखाना पड़ेगा। किसी का नहीं है सर ये है, मेरा लॉजिक ये कह रहा है, तो फिर उसमें हम बात करें। फिर लास्ट अगले ये में वही सब मत पूछते रहना कि सर कैसे अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करें।
आज ही है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग का टाइम, पूछने का टाइम, यही सब होता है वो एक्चुअली तो, मतलब जिसको बोलते हैं। हाँ तो मेरा लॉजिक ये है कि मान लो बी जो अब अक्कर हुआ, इसमें से बी में से कोई एक आएगा, मान लो अगर डुप्लेट वाला नहीं आया तो रह तो अभी भी 6 ही है, और तो 6 बाय मतलब 36 हो गया। और अगर 6 और 6 या 5 और 5 आया तो भी सर वही, मतलब 5 और 5 तो फिर से आ भी सकता है ना। इस वाली चीज को आप कैसे लेते हैं, पहले इस इंग्लिश स्टेटमेंट को एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। हो सकता है आपको एक बार में पूरा का पूरा इंग्लिश, मतलब इतना सारा इंग्लिश एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, किसी को लग रहा है कि ये आर्गू कर रहा है तो आप सीख रहे हो, तो मतलब वैसा मेरा मानना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इफ सम ऑफ टू फेसेस इज 9 और मोर, ये आर्गू कर रहा है तो सिर्फ यही सीख रहा है, मतलब ऐसा ही होता है जनरली। जैसे ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको आप कैसे देख रहे हो, मतलब क्या क्या आ रहा है इसको देखकर, मतलब इसकी हिंदी क्या निकाल पा रहे हो अपने दिमाग में? सर क्या चांसेस है कि डबलेट करो और डबलेट भी हो, और जो सम दो फेसेस हो उनका सम 9 और उससे ज्यादा भी हो। इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, इंग्लिश वर्ड इफ? इफ मतलब सर दोनों कंडीशन होनी चाहिए। इफ मतलब यस, अच्छा, अगर मतलब अगर वो आ गया, अगर दो वो आ फेसेस का गया। सम 9 और ज्यादा आया। अच्छा, नहीं सर, आ गया सर, आ गया सर आ रहा 9। है। यही यस यही सर। स्टेटमेंट की क्लैरिटी को ही बनाना है। अब देखो आगे बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे, कोई बोलेगा बेस थ्योरम आएगा, फलाना थ्योरम आएगा, ढिमकाना थ्योरम आएगा, प्रोबेबिलिटी आपको नाच नचाया जाएगा। बाकी जो फंडामेंटल है ना प्रोबेबिलिटी का, वो आज खत्म हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। जो ये चीज समझ लेगा उसको पूरी प्रोबेबिलिटी में, मतलब एज ए स्टूडेंट कभी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही है बेसिक्स, बस इतना ही है। आगे समझ क्या सर है? मैं बताऊं लॉजिक? हाँ बताओ। सर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 9 में आपका देखें, 9 या उससे ज्यादा में तो टोटल एलिमेंट 10 है, और उसमें से डबलेट 2 हैं, तो 2/10 हो गया। सिंपल यही है एक्चुअली तो लॉजिक, और इतना ही सिंपल है ये, मतलब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब आप कुछ भी सोचते रहो मन में तो कोई फायदा नहीं है ना। जैसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 hairs, 3 hairs on the head of a person given that he is bald? अच्छा, बाल्ड का मतलब जीरो बोला कि टकला है भाई, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसके सर पे 3 बाल हो, समझ में आएगा? 0 क्योंकि पहले से सेट कर दिया ना उसने, गिवन बोल दिया मतलब ये है, अब इसमें बतलाना है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अब अगर जैसे कोई बोले, कोई बोले कि गिवन दैट कि इसके पिताजी जो हैं वो मिलेनियर हैं, अब बतलाओ कि इस बच्चा, ये जो बच्चा है लग्जरियस लाइफ जी रहा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 अनलेस कि उसके पिताजी जो है उसको गुरुकुल ना भेज दियो, मतलब कहीं तो मतलब 1 ही है ना, मतलब आप गिवन बोल दिया, मतलब बोलोगे कि ये तो है ही, अब इसमें बतलाना है आपको। तो ये भी यही चीज तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इफ मतलब अगर सम ऑफ द टू फेसेस 9 और, मतलब हमने पांचा फेंका, पेयर ऑफ डाइस लुढ़काया और ये बोल दिया कि भाई इसमें सम जो है दोनों फेसेस का 9 या 9 से ज्यादा है, अब बतलाओ प्रोबेबिलिटी डबलेट आनी। तो भाई 9 या 9 से ज्यादा है, मतलब अब सैंपल पे 36 का नहीं रहा। समझ में आई बात? Yes, sir. या कि अगर, क्योंकि देखो अब मैं नॉर्मल बच्चे के बारे में बोलूंगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉय हैज अ लग्जरियस लाइफ, तो भाई अब हमको थोड़ी पता है कि कितना कमाता है, नहीं कमाता है, इसके घर में कौन कमाता है, इसके घर में नहीं कौन कमाता है। लेकिन अब किसी ने बोल दिया कि इसके पिताजी भैया मिलेनियर आदमी है, अब बताओ कि जो लड़का है लग्जरियस लाइफ जी रहा हो, लगता है कि हाँ भाई फिर तो है ही है, क्या किया जाए, ठीक है ना? तो यानी आप समझिए पहले कि जो चीज गिवन है पहले हो चुकी है, समझ में कि जैसे होता है ना कि साइंस में हमने 10th में 95% स्कोर कर लिया, गिवन, ये चीज गिवन होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसके पेरेंट्स जो उसको साइंस स्ट्रीम लेने के लिए रोकेंगे? 100%।
मतलब ये चीज गिवन हो, 1%. क्लोज टू 1। हाँ ये चीज गिवन हो गई कि हाँ मतलब अब अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम लेना चाह रहा है तो मतलब ये सब चीजें अफेक्ट कर रही हैं आगे के फ्यूचर को, समझ में आएगा। तो यानी कि कुछ भी हो रहा है ना वो आगे की प्रोबेबिलिटीज को हमेशा चेंज करता है। मान लो कि आपने साला 50% लेकर आया, अब फैल के बोल लो कि अब हम करेंगे साइंस की तैयारी, पेरेंट्स जी बोलेंगे जूता उठा के मार साले को, इतना पैसा बर्बाद करवा दिया है और फिर बाद में साला बोलता है साइंस लेंगे। वैसे तो एलिजिबिलिटी वहीं खत्म हो जाता होगा, लेकिन समझ रहे हो ना बात को। यानी कि आप जो भी करते हो जीवन में, ठीक है ना, ये सब प्रोबेबिलिटी से आ रहा है, मेरी तरफ से कोई ज्ञान नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो भी करते हो वो हमेशा आपके आने वाली जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, जो भी इवेंट्स आप करने वाले हो या जो भी आपके साथ होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटीज को हर टाइम पे बदल रहा है। आज आप बैठे हुए हो तब भी कुछ ना कुछ बदल रहा है, समझ में आएगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो ये साफ साफ बोल रहा है कि सम ऑफ द टू फेसेस 9 और मोर। तो अब बतलाओ डबलेट की चांस, यानी कि जैसे ही ये इसने बोला तो मेरे मन में लड्डू फूटा कि अब मेरे ख्याल से ये वाली जो चीज है, अरे हाँ, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि जो सैंपल स्पेस है ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया सैंपल स्पेस। मेरे ख्याल से ये ले लेते हैं, सैंपल स्पेस ये हो गया, ये देखो। यस सर। अब इसमें कोई पूछ रहा है कि डबलेट आया हो तो भाई 5 5 और 6 6 ही है, तो यानी कि क्या सही आंसर होगा 2/10। अगर सवाल उल्टा होगा, what is the probability of getting the sum of the two faces 9 or more if it is given that a doublet has occurred? 2/6. हाँ, 2/6. अगर बोला कि 2/6. probability that the sum of the two faces is 9 or more given that a doublet has occurred, मतलब बोल रहा है कि भैया डबलेट आया है, अब बतलाओ कि 9 या 9 से ज्यादा हो सम ऑफ टू फेसेस। तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी 2/6, क्योंकि डबलेट के लिए तो अपने आप सैंपल स्पेस कम होकर 6 का हो गया। अब उसमें हमको बतलाना है कि 9 या 9 से ज्यादा हो तो 5 5 और 6 6। अब सबको क्लियर या लग रहा है कि अभी भी नहीं यार सर, मजा तो नहीं आ रहा? क्लियर है। प्रोबेबिलिटी काफी हाँ, प्रोबेबिलिटी काफी सिंपल चीज है। अगर आप लॉजिकली हर चीज एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं तो बहुत आसानी से आता है। बढ़े फिर आगे, कोई लिख रहा हो तो लिखो। सर इसको यूं कह सकते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही लिखवाने वाला था, इसीलिए पूछ रहा था, लिख लिए क्या? तो मतलब इफ के बाद जो लिखा हुआ सर एक्सपेरिमेंट, हमें उसी को मानना है सर? ये गिवन है, गिवन का मतलब अभी तक नहीं समझ में आया। ये जो लिखा है इसके आगे, तो मतलब ये इसी गिवन है को कि ये हो चुका है, अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रह रही है। आपसे एक बार पूछा गया कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी बताओ जब हमने डाइस को लुढ़का दिया, पेयर ऑफ डाइस। तो गिवन क्या था कि पेयर ऑफ डाइस को लुढ़काया, अब उसने पूछा कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम 6/36 बतला रहे हैं। अब बोला पेयर ऑफ डाइस भी लुढ़का दिया और साथ ही साथ दोनों फेसेस का सम 9 या 9 से ज्यादा है, अब इसमें डबलेट की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम 9 या 9 से ज्यादा है तो 9 के कम केसेस को हम कैसे काउंट कर सकते हैं सैंपल स्पेस में? जब हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम इसको ही तो यूज करेंगे ना। मतलब हमारे लिए तो ये ऐसा ही सिचुएशन हो गया ना कि पेयर ऑफ डाइस लुढ़काया मैंने और 9, मतलब मुझे दुनिया में और चीजों का पता ही नहीं है कि अब पेयर ऑफ डाइस लुढ़काने के बाद 9 से नीचे भी कुछ आता है। हमारे लिए तो ऐसा ही है ना कि पेयर ऑफ डाइस लुढ़काया, सम 9 या 9 से ज्यादा है, तो हम तो सिर्फ वही फेसेस सोचेंगे ना जिसमें 9 या 9 से ज्यादा आ रहा है। अब उसमें बोल रहा है डबलेट बतलाने की। यस सर, आ गया समझ। तो अब बोल रहा है उसमें डबलेट बतलाने के लिए, तो बतला देंगे भाई। मतलब उसमें हमारे को 2 कंडीशन दे दिया। एक कंडीशन तो था कि पेयर ऑफ डाइस लुढ़काया, दूसरा बोला कि सम ऑफ द फेसेस 9 या 9 से ज्यादा है। अब बोल रहा है डबलेट निकालने के लिए, तो ऑफ कोर्स 1 1 2 2 3 3 4 4 तो नहीं आया होगा। और सैंपल स्पेस में भी क्या आया होगा? 5 5 6 6, 3 5 6 3 4 6 6 4 5 6 6 5 और 5 4 और 4 5, यही आया होगा। और यही चीज हमेशा चलता रहेगा। मेरे ख्याल से लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। Yes, sir, लिख लीजिए। यस सर। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले सीन की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आया कि जो गिवन है वही सैंपल स्पेस हुआ। मतलब कुल मिला के सीन यही हुआ ना। फिर जो गिवन हाँ, बोल सर। दिया वही तो सैंपल स्पेस हुआ ना। फिर और क्या हुआ? और प्रोबेबिलिटी अगर इसकी निकालनी है कि तो इस सैंपल स्पेस का वो हिस्सा जिसमें ए भी घटित हुआ हो, तो बी का वो हिस्सा जिसमें ए हुआ होगा वो तो ए इंटरसेक्शन बी से ही लिखा जाएगा ना भाई। बी का वो हिस्सा जिसमें ए भी हुआ हो तो ए इंटरसेक्शन बी है। तो आप देख लो यहाँ पे भी चाहो तो इस फॉर्मूले को कि अगर हम पी ए अपॉन बी निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऊपर क्या लिख रहे हैं, ये वाली चीज लिख रहे हैं ऊपर,
दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या लिख रहे हैं, पूरा बी वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बी हैज अकर्ड। समझ में आएगा? तो यानी ये सिंबल, अरे कहाँ गया भाई, हाँ, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर कोई बोलता है कि गिवन बी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो जैसे ही जो चीज गिवन बोल दिया ना वही सैंपल स्पेस है। बस यही अब याद रखना आगे प्रोबेबिलिटी में, और जो ये चीज पकड़ के चलेगा उसका कभी कुछ गलत नहीं होने वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन बी इज द सैंपल स्पेस, और ऊपर क्या आ गया, एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन एस से डिवाइड कर दोगे तो सिंपली जैसे मैंने पहले ही बोला है कि एन में बोलूं पी में बोलूं कोई इशू नहीं है। तो आप देखिए पी ए अपॉन बी क्या आ गया, फॉर्मूला वाइज आ गया पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और जो भी सवाल आपके पास आया था इसको कैलकुलेट करने वाला, जैसा कि अभी आपने शीट वगैरह में देखा था, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको सीधा आंसर मिलेगा। ठीक है। अब अगर कोई पूछता है भाई साहब मेरे को कि पी बी अपॉन ए बतलाओ, तो पी बी अपॉन ए भी हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? नहीं, नीचे सैंपल स्पेस आएगा मतलब एन ए, और ऊपर फिर से एन बी इंटरसेक्शन ए, तो डायरेक्ट लिख दूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए आएगा। हाँ, ज्यादा पीते हो ना तुम लोग, इसलिए पी ए आएगा तुम लोगों का। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इधर क्या आएगा, पी ए। ये देखना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। अब कोई पूछता है भाई पी ए इंटरसेक्शन बी बताओ दोस्त, तभी देखो अब ये सब असली प्रोबेबिलिटी एकदम चालू हो चुका है देश में। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मैं इससे लिख सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ, किसी से भी लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे दोनों केस में। जैसे अगर मैं इस वाले को पकड़ के लिखता हूँ या इस वाले को ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना, तो पी ए इंटू पी बी बाई ए, है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं समझ में आया पूछ लेना। पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए और इंटू क्या होगा, पी बी बाई ए। देखो ध्यान से। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि ये एक फॉर्मूला हो सकता है। इसी को चाहो तो हम इक्वल टू करके दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं कि कोई बोले सर बी से ओपन कर दें, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी में आप ए की जगह बी, बी की जगह ए रख दो पूरे फॉर्मूले में, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा क्या, ए इंटरसेक्शन बी बोलूं चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलूं, बात तो बराबर ही है। इधर फॉर्मूले में कोई खासा चेंज नहीं आया, ए बी इंटरचेंज हो गया बस, ऐसे ही तो हुआ ना। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी। ए एंड बी मतलब ए एंड बी साथ साथ, कॉमन, जिसको हम लोग बोलते हैं बार बार, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बहुत ज्यादा पकड़ मत लेना इन सब वर्ड्स को, लेकिन हाँ समझना जरूर अंदर से कि अंदर से क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। अंदर से क्या बोला जा रहा है कि ए एंड बी मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस या साथ साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी या इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी, जो भी तुम अपने मन में ले सकते हो। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई बी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए हो चुका है, तो ही तो दोनों श्योर हो पाएंगे ना। देखो मैंने फॉर्मूले वाइज तो आपको सिखा ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर हमें लैंग्वेज वाइज आपको सिखाना चाहूँ तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई बी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए हो चुका है, मतलब ए और बी तभी तो साथ साथ हुआ ना। ऐसे ही आप इधर से भी देख सकते हो। इसको हम कितने भी नंबर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई बोले सर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम ए बी सी का ऑर्डर मानते हुए चल रहे हैं, जैसे हमने ए और बी का लिया वैसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साथ साथ, ए बी एंड सी तीनों साथ साथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पहले बोलो, ए की प्रोबेबिलिटी, अगर ए से मल्टीप्लाइड क्या क्या लिखूं, बी मतलब ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई बी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखूं, पी रिपीट कीजिए एक बार फिर बी बाई ए लिख दूं सर, एक बार रिपीट कीजिए। सी बाय पी सी बाय पी सी। प्रियंका चोपड़ा किसकी बात कर रहे हो, बस इतना ही लिख दें, हो गया बाय ए बाय ए। हाँ, तो ये यही सब रहता है झंडू बाम काम। कैसा काम, झंडू बाम काम। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो कि जब तीनों जब साथ में हो रहा है मतलब यही मिसिंग है और कहीं कुछ मिसिंग नहीं है जीवन में, ठीक है ना, कि कॉमन सेंस ही गायब है अपना। तो यहाँ पे बोला है कि ए एंड बी एंड सी मतलब तीनों होना चाहिए साथ साथ, समझ में आएगा। तो जैसे हमने बोला कि ए, पहले ए हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई बी की ए हो चुका है, मतलब अब ए भी हो गया और बी भी हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई सी
गिवन ए और बी दोनों हो चुका होगा, तभी तो हम बोलेंगे ना कि ए बी एंड सी सब हो चुका है। यस यस सर। हाँ सर। और इसको मैथमेटिकली भी सोचोगे, देखो ये सब मैं कॉमन सेंस से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैथमेटिक्स से तो सिखा ही दूंगा, वो तो कोई भारी काम है ही नहीं। जैसे पी ए हो गया, राइट हैंड साइड देखना, पी बी बाई ए क्या हो गया, पी बी बाई ए हो गया बाई फॉर्मूला पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, यही हुआ ना बाई फॉर्मूला। यस सर। हाँ सर। और ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है ना इसको डी मान लो थोड़ा सा, तो पी सी बाई डी है, तो क्या हो जाएगा पी सी इंटरसेक्शन डी अपॉन क्या होगा पी डी, पी डी मतलब क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हुआ ना एकदम जो खून खंजर हो गया एकदम। और पी सी इंटरसेक्शन डी क्या है, इंटरसेक्शन ये तो मैंने माना ही था ना ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा जब सी से इंटरसेक्ट हो रहा होगा तो वो तो वही होगा ना सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, है या ना? यस सर। तो ये चीज और ये चीज है तो सेम ही ना। तो कॉमन सेंस से हम लोग बदला सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि दीज आर गोइंग टू बी नाउ यूजफुल फॉर्मूलाज, इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। जैसे हम पी ए यूनियन बी को लिखते थे ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उसको हम क्या बोलते थे एडिशन थ्योरम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कुछ भी घबराने की चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अगर कोई बोलता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो क्या लिखूंगा मैं? कॉमन सेंस से चलूंगा। मान लो कि ए से स्टार्ट किया मैंने, तुम स्टार्ट किसी के साथ भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा डिफाइंड ऑर्डर, उसी के साथ चलना होगा। तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी बी अपॉन मल्टीप्लाइड बाय बी बी अपॉन ए प्रोबेबिलिटी गिवन ए हो चुका हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय सी की प्रोबेबिलिटी सी गिवन की प्रोबेबिलिटी ए और बी हो चुका है। हिंदी और वाला भी हो चुका है। ए एंड बी हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय डी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए बी सी तीनों। हाँ। अब यही चीज यूज करनी होती है बस, ठीक है ना। अभी जैसे कि हमने देखा होगा कि कम से कम एक हेड आए, एक सवाल था, और उसमें मैंने लिखा था 1 माइनस दोनों टेल आए, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड था 3/4, 3 टाइम्स लाइकली था देन टेल। तो ये जो चीज लिखी हुई है क्या लिखी हुई है ये बताओ पहले। दिस इज टी इंटरसेक्शन टी, टेल एंड टेल। दो बार थ्रो किया था, दो बार थ्रो किया था ना, तो हम इसको फिर से इसी फॉर्मूले से ही सोचेंगे। वैसे तो मैंने उस समय लिख दिया था, किसी ने कुछ बोला नहीं, कि शायद बहुत ऑब्वियस था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गिवन टेल आया, यही तो हुआ ना। यस तो पहली बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो गया 1/4, और गिवन दैट कि टेल आया था अगले वाले पे टेल आया, वो भी तो 1/4 ही है। यस मैंने पहली बार उछाला, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, फिर से सिक्के को उछाला, फिर से तो वही थे ना 1/4 ही, इस बार बायस था। तो यानी सब चीजें जो है ना मैं मल्टीप्लिकेशन ऐसे आराम से फ्लुएंटली यूज करता रहता हूँ। एक्चुअली यही फॉर्मूला यूज कर रहा होता हूँ, एक्चुअली इसी फॉर्मूले को हम यूज में ले आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। लिख लिया सर। पक्का हो गया सर। सर यस सर। एक समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? ऐसे बोलोगे तो फिर तो मेरे को भी सर मतलब कि सर आपने जो हाँ सर टेल एंड हेड का जो अभी सर एग्जांपल कराए हैं सर, इसमें सर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटरसेक्शन टेल ये कैसे लिखा वो समझ में नहीं आया। तुम्हें पता है कि क्या डिस्कस हो रहा है? यस सर। क्या क्या डिस्कस हो रहा है? ये जो मैंने सर सवाल मतलब कि सर हमें गिवे ये कहाँ है? ये सवाल कहाँ है? ये जो मैंने लिखा हेड 3/4 टेल 1/4, ये कहाँ से लेकर आ गया मैं? यस सीट में क्वेश्चन है सर। हाँ, तो अब सीट वाला क्वेश्चन पढ़ना और उसको इसके हिसाब से सोच के देखना, ठीक है सर। सॉल्व कैसे? हाँ यस सर। हाँ तो सीट का क्वेश्चन सॉल्व किया था, डाउट भी आया था। हाँ, तो यही तो है ना, ये डाउट का क्लियरेंस है। इसको आराम से बैठ के देखिएगा सर। ओके सर।
सर ये जो ए इंटरसेक्शन बी को हमने पी ए इंटू पी बी बाई ए लिखा सर, सर ये लैंग्वेज से नहीं समझ में आया, मतलब उस फॉर्मूले से तो दिख रहा है सर। तो फॉर्मूले से देख लो, लैंग्वेज से नहीं समझ में आया तो ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सिंपल है इसलिए समझ में आने में मुश्किल है। बहुत ज्यादा अगर चीजें एलिमेंट्री होती है ना तो सिर्फ समझाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सत्य है उसको कैसे समझाया जाए। आपने देखा कि अगर आप सत्य को समझाने की कोशिश करें तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो एक्चुअली मैं वही गलती कर रहा था कि सत्य को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के लिए बढ़ गया। अब जैसे मैं टी इंटरसेक्शन टी पी टी टी को लिख दिया तो इसमें इसमें ऑब्जेक्शन आ गया, तो मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा यार। मैं मेरी भी तो एक लिमिटेशन है ना। मतलब पहले ही बतला चुका हूँ कि ये सब एक जैसे सिंबल है, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसका भी मीनिंग यही था कि टेल एंड टेल, मतलब दोनों बार टेल और टेल आएगी कि दो बार थ्रो। अब मैंने ये लिख दिया तो बच्चे को दिक्कत आ गई, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ तू बता। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बाकी लैंग्वेज से नहीं समझ में आया तो एब्सोल्युटली फाइन, छोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है ना। बाकी ये तो सिर्फ सिंपल सा कह रहा है, मतलब काफी सत्य सा लग रहा है मुझे तो, कि जैसे बोल रहा है कि ए हो गया और मल्टीप्लाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी, और ए ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब हम बी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर ए की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे गिवन ए कर रहे हैं, तो यानी कि ए और बी अब दोनों हो रहे हैं। मतलब मैं तो ऐसे ही इसको सीखता हूँ, ठीक है ना। बाकी तुम किस एंगल से सोच रहे हो, या तो वो एंगल बतलाओ तो फिर हम तुम्हारे एंगल को थोड़ा चेंज कर पाए। लिख लिया सबने? हाँ, अगर कोई एंगल बतला सकते हो तो ठीक है। बाकी मैंने जिस दृष्टिकोण से मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ ना, मैं वो दृष्टिकोण बतला रहा हूँ। मतलब जब भी कोई टीचर समझाने की कोशिश करता है ना, तो इट इज हिज व्यू पॉइंट, ठीक है ना। बाकी हो सकता हो कि कुछ अलग ही हो रहा हो। बताओ भाई, जल्दी बतलाओ। सर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हो चुका है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकाल रहे हैं, तो सर निकाल नहीं रहे हैं, लिखा हुआ है वहां पे। निकालेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा। अभी तो फॉर्मूला की बात हो रही है, निकाल कहाँ से रहे हैं? पैंट के अंदर से निकाल कहाँ रहे हैं? ये तो फॉर्मूला है, यहाँ तो हम कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो हम लिख रहे हैं बस। कृष्णा इज लाफिंग। हम यहाँ पे निकाले क्या है? हम यहाँ पे कुछ भी नहीं निकाले, हम तो यहाँ फॉर्मूला है, लिख दिए फॉर्मूला, पी ए इंटू पी बी बाई ए। बी बाई ए मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से तो यही होता है कि बी के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी लिखने, अगर वही चीज नहीं दिमाग में बैठ रही तो कैसे करें? बोलो बोलो, क्या निकाल रहे हैं? सर थोड़ा सोच के सर अगली क्लास में पूछूंगा सर। चलो अगले साल फिर आना, ड्रॉपर्स बड़े आगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज देख लो। अगर मेरे मेरे बातें क्लियर नहीं होती है तो यार मैं कम ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं मतलब इतना घुसूंगा नहीं यार। मतलब अगर मेरी बात ही समझ में नहीं आती है और राजीव सर से समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सर ही कंटिन्यू कर लेंगे। आती है हाँ, क्योंकि मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग मतलब पता नहीं क्या सोच रहे हो, भगवान जाने। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक ही प्रोबेबिलिटी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम ये इंश्योर थोड़ी कर रहे हैं। मैं 10 बार समझा चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी का मतलब कभी भी नहीं होता है कि इवेंट हो गया, कि 90% प्रोबेबिलिटी तो सब हो गया। अरे नहीं, इतनी बार तो बतलाया। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसमें हम बोल रहे हैं क्या कि ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई बी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए चुका है। मतलब कि बी की भी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये मानते हुए कि ए पहले हो चुका है। अब इससे सिंपल तो और क्या समझा सकता है आदमी? और उसमें भी बहुत इशू है। अब मतलब टी टी लिख दिया इधर मैंने, और इधर टी इंटरसेक्शन टी लिख दिया, इसी में फैल रहा है। गजब है यार। मतलब यहाँ भी आपको सिग्निफिकेंस पता है कि मैं जब टी और टी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब पहले बार में भी टेल बोल रहा हूँ, दूसरे वाले में भी टेल बोल रहा हूँ। तो ये यही चीज तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? टी एंड टी, कि पहले बार भी टेल और दूसरे बार भी टेल, यही तो बतला रहा हूँ। और क्या बतला रहा हूँ? जो मैं यहाँ पे ये लिख के दिखा रहा हूँ वही चीज यहाँ भी बतला रहा हूँ, इसमें भी फैल दो। कैसे चलेगा काम भाई साहब? चलो अच्छी बात है। सब ऐसे ही हो तो बतला देना यार, मतलब फिर ज्यादा मेरे को भी टेंशन नहीं है, एक चैप्टर तो पढ़ा ही देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, व्हाट इज दिस? पीबी 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 पीवी पीबी एक ही आदमी बार बार बोल रहा है या अलग अलग आदमी बोल रहे हैं? मैं अलग 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 है सर। द पीबी सर पीबी पीबी थैंक गॉड, कुछ बच्चों को तो समझ में आ रहा है। चलिए, तो वेरी गुड, इट वाज रियली नाइस टू सी कि मतलब मोस्टली बच्चों का पीबी है, बाकी जिनका जीरो आया होगा वो शायद बोल नहीं पाए होंगे। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अच्छा इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो फिर से वहीं से फील लेते हैं वो, मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस क्या कि अच्छा एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब जीरो। जैसे होता है ना, मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं तो हम अपने पापा पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा पापा के साथ इंटरेक्शन क्या है, जीरो। तो बच्चा क्या सिंपली फील कर लेता है जीरो। ठीक है ना। अब फिर से मैं सत्य समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही मैं फंसूंगा, ठीक है ना, मुझे पता है। ठीक है, तो क्योंकि जिनको सत्य समझना था वो तो पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, तो वो खट से जीरो सोच लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं, दिस इज रॉन्ग टोटली। क्योंकि पी बी बाई ए भी अगर हम बात करें तो व्हाट इज दैट, दैट इज पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। इसका जीरो होने का मतलब आप इसको बोल रहे हो जीरो, यानी इसको बोल रहे हो जीरो, मतलब आप तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सोच रहे हो, जबकि यहाँ तो है नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या बतलाया था मैंने अभी आते हुए बतलाया, लेकिन हालांकि हमारे मन में वही रहता है रेफरेंस फ्रेम कि एक इवेंट दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। हम बोलते हैं कि एक का अकरेंस और नॉन अकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। एक का अकरेंस और नॉन अकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करता। अफेक्ट का मतलब चेंज नहीं करता, जो पहले है वही बाद में। तो अगर कोई बोल रहा है ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल रहे हैं कि एक का अकरेंस और नॉन अकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं कर सकता है, मतलब जो पहले था वही रहेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट मतलब। ठीक है ना। और लास्ट क्लास में एग्जांपल भी करके दिखाया, उसके बावजूद अब मेरा मानना है कि 50% फैल जाएंगे आज, कि पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। इसका मतलब अब देखते हैं कि ये बोल रहा है कि बी की प्रोबेबिलिटी बतलाओ जब ए हो चुका है। तो मैंने कहा साहब कि बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए हो चुका है, तो मुझे तो पता है कि ए का होना और ना होना बी की प्रोबेबिलिटी को तो इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है। ए का होना या ना होना बी की क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए का होना या ना होना बी की प्रोबेबिलिटी पे असर नहीं डाल रहा है। और आप पूछ रहे हो साहब कि बी की प्रोबेबिलिटी बतलाओ अगर ए हो चुका है, तो भाई ए हो चुका हो चाहे नहीं हो चुका हो, बी की प्रोबेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड यू आर आस्किंग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो व्हाट शुड आई से, आई शुड से कि ठीक है ए हुआ हो तो भी पी भी रहेगा और नहीं हुआ हो तो भी पी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अकरेंस और नॉन अकरेंस बी की प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं कर रहा है। तो इफेक्टिवली लेफ्ट हैंड साइड हमसे क्या पूछ रहा है, बी की प्रोबेबिलिटी, और राइट हैंड साइड हम क्या बतला रहे हैं, बी की प्रोबेबिलिटी। अब बोलोगे दोनों इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि ए का अकरेंस और नॉन अकरेंस बी की प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं कर रहा है। बोलोगे ये कहां से आया, क्योंकि इवेंट्स कैसे हैं वहां पे इंडिपेंडेंट। तो जीरो इज नॉट गोइंग टू बी द ट्रू आंसर, द ट्रू आंसर इज गोइंग टू बी पी ऑफ बी। समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर कोई पूछता है पी ए अपॉन बी, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो दिस इज सिंपली पी। यानी अब अगर हम बात करेंगे मैथमेटिकली कि व्हाट इज पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंडिपेंडेंट है तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए इनटू पीबी, बिल्कुल। तो हमने बोला दिस इज पी ए और इनटू पी बी बाई ए, तो दैट इज पी बी सिंपली। अगर इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। देख लीजिए, तो ये हो गया क्या, इंडिपेंडेंट के लिए। समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे अगर हम पीछे चलते हैं, तो जैसे पीछे क्या था, पीछे यही था पी टी इंटरसेक्शन टी, तो ये भी तो इंडिपेंडेंट था ना, कि मैंने पहली दफा उछाला और हेड आए टेल आए, कोई भी आए, अगली दफा टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है, अगली दफा हेड की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो यानी ये दोनों जो हैं कैसे इवेंट्स हुए, इंडिपेंडेंट। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा कि मैंने दोनों की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी थी। हालांकि मैंने 1/4 इंटू 1/4 कहा तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे उसको समझाने की कोशिश की दिक्कत आ गई। यही होता है जनरली पढ़ाई में,
कि वो टीचर जो कम समझाए और सीधा सीधा आंसर लिख के जाए, उसमें बच्चों को मौज आ जाती है, क्योंकि उसके साथ 2 शायरी बोलनी होती है बस, ठीक है ना। फिर मामला संतुलित हो जाता है कि अच्छा वो नहीं समझाया तो कोई बात नहीं, शायरी तो समझा दी, हम है मतलब पता नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंट वाली चीज। यस सर, यस सर, Yes, sir. पक्का? हाँ तो ये सर, मैथमेटिकल कंडीशन है, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बोला था जब मैं इंडिपेंडेंट समझा रहा था कि देखो बार बार ऐसे हम नहीं चेक कर पाएंगे कि तुम्हारा इसका इवेंट हुआ, अकर हुआ, नहीं हुआ, दूसरे की प्रोबेबिलिटी बताओ, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। मैंने बोला था भी लास्ट क्लास में कि हम लोग मोस्टली टूल पे रिलाई करते हैं। हाँ, किसी में अगर डायरेक्टली दिख रहा है तो अंधे ना बने, मतलब कोई ऐसा सवाल इसमें डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि एक का अकरेंस नॉन अकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, अब आप अंधे बन गए कि नहीं साहब हम तो इसी चेक करेंगे, फिर तो वहां दिख रहा है तो देख लो जल्दी से, समझ में आएगा। हाँ, लेकिन जिन केसेस में नहीं दिख रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक का अकरेंस और नॉन अकरेंस जो है दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन go through this particular formula, and this is the litmus paper test for the 2 events to be independent। इस चीज का ध्यान रखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो गया, चला आगे। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बस यही होता है कि मोस्टली बच्चों को यहाँ पे क्या है, ये जीरो की फील ज्यादा आती है, ठीक है ना। तो जीरो की फील नहीं लेनी है, और जीरो की फील आती कैसे से, ये इससे इंडिपेंडेंट है तो जीरो फील आती है उसके साथ, जैसे बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट मतलब जीरो टच की फील आती है, तो बस वो जीरो टच में ना टच टच आ जाते हैं बच्चे, जीरो मार्क के आ जाते हैं। तो चलिए, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 ही थोड़ी आता है, 2 ही आता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, तो बहुत भारी डिफरेंस है दोस्त, बहुत भारी डिफरेंस है। इसमें एक सिंपल सी लाइन कहूंगा इंग्लिश की, 2 पॉसिबल इवेंट्स। पॉसिबल का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो। वेरी गुड। पॉसिबल इवेंट का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो। तो 2 पॉसिबल इवेंट्स कैन नॉट बी mutually exclusive and independent at the same time। मतलब अगर 2 पॉसिबल इवेंट्स है, पॉसिबल मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी है, समझ में आएगा, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट साथ साथ नहीं हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, बच्चा इंडिपेंडेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को इंडिपेंडेंट, और पता नहीं क्या फपून काटता रहता है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब भी इस तरह के टर्म्स यूज हो, बहुत क्लैरिटी और बहुत प्रिसीजन के साथ सवालों को सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपने मन में माने और बस सीधा कर दें। जब भी जीरो की फील से आप काम करो, मैथमेटिकली काम करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ जीरो की फील से आप बस दिया दिखा के आरती वारती चला रहे हो, समझ में आएगा, तो रुक जाना, समझ लेना कि क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि बस फील वाइज करके आ गए, ठीक है ना। अब इतना मुझे हार्ड होके इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई सवाल गलत करो। बाकी तुम मत जाओ आईटी, अगर वो वाला एटीट्यूड रखकर मैं पढ़ाऊं तो मुझे फिर बोलने में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी आप देख लीजिएगा। तो हम लोग बोलेंगे 2 पॉसिबल इवेंट्स कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम। अब बोलोगे सर कैसे, क्या, सुनना ध्यान से। जैसे अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, व्हाट इज दिस वैल्यू? 0 0 If these 2 are independent, what is this value? यानी कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों साथ साथ होना है, तो यानी कि P into PB has to be 0। तो can the 2 events be possible events? नो सर। क्योंकि पॉसिबल है तो दोनों नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो मतलब ये साइड नॉन जीरो, ये साइड जीरो होती है, यानी कि दोनों ट्रू नहीं हो सकता, मतलब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम नहीं हो सकता, ठीक है ना। हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी ना हो सकता है इंडिपेंडेंट भी ना हो, समझ में आएगा, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में होना है, समझ में आ रहा है, तो हम लोग कि या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट होगा।
अब कोई बोले कि सर जरूरी है कि इन्हीं दोनों में से होगा, मैं वही कह रहा हूँ कि सर जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो दो इवेंट्स ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब पी इंटरसेक्शन बी नॉन जीरो, और ऐसा भी हो सकता है कि पी इंटरसेक्शन बी पी इनटू पीबी वाला रिलेशन भी फॉलो ना करो। ऐसा समझ में आ रहा है ना? ऐसा हो सकता है, मतलब इंटरसेक्शन नॉन जीरो हो सकता है, और ये जरूरी मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा यस सर। ए और बी हमेशा ऐसा ही फॉलो कर रहा हूँ, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। नो सर। नो सर, नहीं लग रहा। कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए फटाफट। नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो। लिख लिया सर। हाँ, नोट करके पहला पॉइंट लिखने वाले हैं। If A and B are independent, बोलो। हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का, देखो ये कैसे चेंज होगा। दिस इज सिंपली पी ए प्लस पी बी माइनस क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी विच कैन बी रिटन एज पी ए इंटू पी बी। बहुत सारे हाँ बच्चे सर। के पास ये सवाल आता है कि पी ए यूनियन बी निकालो जब ए और बी इंडिपेंडेंट है। बच्चा ए इंटरसेक्शन बी ढूंढता रह जाता है, पी ए दिया हुआ है पी बी दिया हुआ है, और बच्चों को लग रहा है सर पी इंटरसेक्शन बी का तो डेटा ही नहीं है। तो आप सोचो कि सिर्फ पी और पीबी से ही निकल जाएगा पूरा मामला। अगर इंडिपेंडेंट दे दिया तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत हम लोग ऐसे ही पूरी कर रहे हैं पी इंटू पीबी से। शायद आज का भी एक कोई सवाल होगा लास्ट वाला, उसमें भी ये फॉर्मूला लग रहा होगा। हाँ सर। यस सर। तो बहुत सिंपल है प्रोबेबिलिटी कुछ भी खास नहीं है, बस पहले लेक्चर तक थोड़ा थोड़ा पीएनसी टाइप की फील आएगी, मतलब जो पार्ट 1 किए होंगे, उसके बाद कहीं ऐसा कोई फील नहीं आएगा, बस सिंपल फील आता जाएगा। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then A bar and B, A bar and B, no, A and B bar, A bar and B bar are all independent. क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A बार और B, A और B बार और A बार और B बार ये भी इंडिपेंडेंट होगा, ऑब्वियस है ना। क्योंकि अगर A और B इंडिपेंडेंट है गुरु, तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि A का होना ना होना B की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, एंड वाइस वर्सा। नहीं तो A बार एंड B भी तो वही हुआ ना चीज। A बार का होना ना होना इज A का ना होना होना। हाँ सर। माइनस साइन। यस सर। यस सर। हाँ सर। उल्टा ही है ना बस। तो A का Yes, sir, होना ना होना डज नॉट अफेक्ट B। तो क्या हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि A का ना होना होना भी B की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। कॉमन सेंस से दिख रहा है, नहीं लैंग्वेज से ही दिख रहा है। बाकी अगर कोई बोले कि सर प्रूफ कर दो तो प्रूफ भी कर देते हैं। चलो लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। व्हाट इज दिस इन द वेन डायग्राम, याद है क्या? चलो थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, बीच के पेजेस स्किप कैसे हो गए। हाँ देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, दोस्त बताओ कहाँ पे है वो रीजन? पी ए इंटरसेक्शन बी बार लेफ्ट वाला लग रहा है कि पी ए 11, 22, 33, यस वही 44। वाला। ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है सबके लिए। हाँ सर। Yes, ए sir. इंटरसेक्शन बी बार। हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि ये जो रीजन है मुझे ये दिख रहा है कि पी ए में से कुछ हटा दूं, बीच वाला, हाँ सर। ऐसे लिख दूं क्या इसको, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी? यस सर। Yes, sir. यस ठीक है। सर। हाँ सर। और अगर ये ए और बी इंडिपेंडेंट है जो कि गिवन चीज थी, तो इसको हम पी ए इंटू पी भी लिख सकते हैं। Yes, sir. कौन कॉमन आ रहा है? पी ए। PA। PA. टू पी बार अंदर क्या आएगा? पी बी 1 minus PB. ये कुछ तुम उल्टा कर दिया, कॉम्प्लीमेंट में सकते ना। ये मैंने उल्टा कर दिया लगता है। ये ए बार इंटरसेक्शन बी था गुरु, Yes, sir. अपने उल्टा लिख दिया। हाँ sir.
इसका बार इसके बार पे ले जाओ, अलग बार पे। ये ए इंटरसेक्शन बी बार लिख दिया है, ठीक है ना। ये जो लिखा है ये समझ में आ रहा है ना, पी ए माइनस दिस जो लिखा है ये ए इंटरसेक्शन बी बार है। तो देखो यहाँ पे लिटमस पेपर टेस्ट में पास हो गया, तो होना भी था पास, ठीक है ना, क्योंकि बाई डेफिनेशन ही समझ में आ रहा है, बाई लैंग्वेज ही समझ में आ रहा है चीज। यस सर। यस सर। लिख लिया हो तो बता देना। यस सर। लिख लिया सर। लिख रहे हैं Everyone? सर, लिख रहे हैं, लिख लिख लें, रहे हैं। बिल्कुल लिख लें। लिख लिया सर। गुड, चलो मैं अगले पे चलता हूँ। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज लाइक पी ए अपॉन बी प्लस पी ए बार अपॉन बी। कैन यू सी? 1 ऑफ कोर्स, बहुत इजी सा है कि गिवन PA प्लस द PB हो प्रोबेबिलिटी जाएगा। ऑफ ए यस सर, PA प्लस गिवन PA बी नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखो दो ही हिस्सा हो रहा होगा ना बी में, एक तो हो रहा होगा जिसमें ए हो रहा है और एक वो हिस्सा जिसमें ए नहीं हो रहा है। और चाहो तो तुम मैथ से भी देख लो, मैथ से देखोगे तो क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और इधर क्या आएगा दोस्त, पी ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन अपॉन पी बी। एलसीएम सेम है। यस अब तुम ही जोड़ो ना, ये क्या हो गया, 1 पीबी अपॉन पीबी। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे ए इंटरसेक्शन बी और बी का होना और ए का ना होना, तो पीबी है, तो दैट इज गोइंग टू बी 1। यस नोट हो गया। लिख लिया सर। नोट हो गया पक्का? यस Yes, चलो sir. अपन कुछ क्वेश्चन करके देख रहे हैं अभी। ठीक है, पहला सवाल है आपका, क्वेश्चंस लिखवा नहीं रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हो। मान लो कि एक बैग है एंड दिस बैग हैज this bag has 2 red balls, 3 black balls and 5 green balls। ठीक है, एक बैग है जिसमें 2 रेड है, 3 ब्लू है, रेड ब्लू एंड ग्रीन। अब जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक मेज है, टेबल, ठीक है ना, एकदम धरती पे, एकदम ग्राउंडेड एकदम। अभी हमने क्या किया कि बैग से एक बॉल निकाला रैंडमली, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने बॉल एक बैग से एक बॉल निकाला, क्या निकाला, रैंडमली निकाला, सही है क्या। तो लगे एक बॉल निकाला रैंडमली और उसको रख दिया यहाँ, ठीक है, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। फिर हमने एक और बॉल रैंडमली निकाला और उसको रख दिया यहाँ। फिर हमने एक और बॉल निकाला रैंडमली और उसको रख दिया यहाँ, ठीक है। तो जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, एज्यूमिंग सफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक है, बॉल वही टिका हुआ है, ठीक है ना। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यहाँ जो मैंने रखा है ना, दैट इज, दिख गया होगा वैसे तो ऑल नॉन कलर ब्लाइंड पीपल, तो कि यहाँ पे जो रखा हो मैंने रेड ब्लू और फिर क्या रखा हो भाई, ग्रीन। समझ में आ गई कहानी। क्वेश्चन क्या है कि बैग में 2 रेड है, 3 ब्लू है, 5 ग्रीन बॉल है। एक बॉल निकाला, मेज पे रखा, फिर एक बॉल निकाला, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही रख रहा है, फिर एक और फिर रखा।
हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतलानी है कि जो ये दिख रहा हो ना ऐसे दिख रहा हो, रेड ब्लू एंड ग्रीन। बताओ भाई। 1/24। 1/24। 1/24। श्योर? हाँ सर। तो फिर से हम लोग बोलेंगे कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो बहन, बाई फॉर्मूले सत्य को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर से हो सकता है कुछ लोग परेशान हुए। हालांकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता तो सब कुछ रहता है कि हाँ सब सही चल रहा है। बाकी मैं नोटेशन से भी आपको फील दिला दे रहा हूँ कि जिनको समझ में आएगा उन्हीं को दिला सकता हूँ, सबको नहीं दिला सकता। रेड इंटरसेक्शन ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, क्योंकि रेड फिर ब्लू एंड फिर ग्रीन, मतलब साथ साथ होने चाहिए ना, ये मतलब रेड ब्लू ग्रीन ऐसा दिखना चाहिए। पहले लेकिन व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी? दिस इज सिंपली कि पहले रेड आया हो, फिर मल्टीप्लाइड बाई तीनों साथ साथ अकर कराने, तो फिर ब्लू आना चाहिए गिवन की रेड आ चुका है। यस सर। फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या होना चाहिए? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी गिवन रेड और ये ब्लू और ब्लू आ चुका है। अभी तो तीनों आए ना। अब इससे ज्यादा सिंपल हाँ लैंग्वेज सर। क्या हो सकती है? मतलब मुझे तो Yes, नहीं sir. पता कि इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। अच्छा, अगर हमको समझ में आ गई चीज तो हम लोग बोल रहे हैं पहली दान में रेड की प्रोबेबिलिटी 2/10 है ना। Yes, sir. फिर अगली दान में ब्लू की प्रोबेबिलिटी गिवन रेड निकला है, तो रेड निकला है तो सैंपल स्पेस से एक चीज खाली हो गई है बस, लेकिन ब्लू तो 3 ही है। और फिर अगली बार में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी और एक और खाली हो गया तो 8। तो आप सबको काट दीजिए, 2 5 5 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/2 दर्जन। ठीक है। अब हमने क्या कहा, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और चेंज करते हैं। इस रेड ब्लू और ग्रीन बॉल को उठा के बैग में रख दिया। क्या किया? इस रेड ब्लू और ग्रीन बॉल को उठा के फिर से बैग में रख दिया, यानी कि बैग का जो कंटेंट है वो रिस्टोर्ड हो गया, जितना पहले था उतना ही हो गया। अब मैंने क्या कहा कि आंख बंद करके एक बॉल निकाला मैंने बैग से, एक बॉल ऐसे रैंडमली हिलकोर के एकदम बढ़िया से एकदम निकाला, और बिना देखे, देखो आंख बंद है, दिख रहा है, हाँ लगेगा, बिना देखे हमने इसको दूसरे हाथ में रख लिया। एक बॉल निकाला और दूसरे हाथ में रख लिया। फिर से मैंने एक बॉल निकाला रैंडमली, अच्छा इधर फिर से हमने एक बॉल निकाला रैंडमली, समझ में आएगा, बैग से, और फिर से बिना देखे दूसरे हाथ में रख लिया। फिर से हमने एक और बॉल निकाला रैंडमली, जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर से उसको निकाल के दूसरे हाथ में रख लिया। तीनों बार में किसी बार में नहीं देखा। अब बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर हाथ ही इतना बड़ा नहीं है आपका, तो आप वो मत सोचो, आप ये सोचो कि एक्सपेरिमेंट क्या है और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना, हाथ कितना बड़ा है सामने आओगे तो पता चलेगा। तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने एक बॉल निकाला रखा बिना देखे, एक बॉल निकाला रखा, एक बॉल निकाला रखा बिना देखे, ठीक है ना। अब मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतलानी है कि इस हाथ में एक रेड बॉल हो, एक ब्लू बॉल हो और एक ग्रीन बॉल हो। What is the probability that this hand contains one red ball, one blue ball and one green ball? 1/8. Yes, sir. 1/8. तो बहुत बार बहुत सारे बच्चों को लगता है कि there is no difference. The answer should be 1/24. My dear friends, no. No sir, 1/8 है। नो सर। There is a big. ठीक है, अभी आपने क्या कहा कि रेड ब्लू और ग्रीन का यही ऑर्डर आना चाहिए था, रेड फिर ब्लू फिर ग्रीन। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है पहले आपने ग्रीन रखा हो, फिर आपने ब्लू रखा हो, फिर रेड रखा हो, तो भी इस हाथ में रेड ब्लू ग्रीन है। पहले आपने रेड रखा हो, फिर ग्रीन रखा हो, फिर ब्लू रखा हो, तब भी आपका रेड ब्लू ग्रीन ही है। यानी कि हम लोग बोले कि ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उनके ऑर्डर से। कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं रेड ब्लू ग्रीन के? 3 फैक्टर, दैट इज 6। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1/4। 3 फैक्टोरियल समझ में आया? 3 नहीं होगा, क्योंकि रेड ब्लू ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन रेड, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ गया। ग्रीन रेड गलती समझ में। ब्लू रेड, हाँ, तो वो 3 फैक्टोरियल होगा। द ऑर्डर मस्ट बी मल्टीप्लाई। या फिर आप उसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे कि नीचे हम लोग बोल रहे हैं 10 में से कोई भी 3 बॉल निकालने हैं, और ऊपर हम लोग बोले कि रेड में से एक निकाल लें, फिर एक ब्लू में से निकाल लें। कंफ्यूजन हो जाएगा। 24 और ये 7। 10 में से कोई भी 3 बॉल निकाल लो, ऊपर एक रेड निकाल लो, एक ग्रीन ब्लू निकाल लो और एक ग्रीन निकाल लो। ठीक है दोस्तों? यस सर।
यस यस अब फिर से इसमें जो 3 बॉल थी फिर से मैंने बैग में डाल दिया, ठीक है ना, फिर से मैंने बैग में डाल दिया। अब क्या किया कि मैंने एक बॉल निकाला अब रैंडमली, ठीक है, बढ़िया से उसका कलर देखा और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे उसका कलर लिख दिया। फिर हमने क्या किया, एक और बॉल निकाला, फिर उसका कलर यहाँ लिख दिया। समझ में आ रहा है? सुनना ध्यान से। पहले हमने क्या किया कि अब ये जो हाथ में तीनों बॉल थी पहले उसको डाल दिया, ठीक है, डाल दिया बैग में। अब फिर से कंटेंट रिस्टोर्ड हो गया। अब हमने क्या किया कि रैंडमली एक बॉल निकाला, उसका कलर देखा और उस कलर को यहाँ लिख दिया और फिर बॉल को वापस से बैग में डाल, फिर बॉल को बैग में वापस से डाल दिया। फिर से एक बॉल रैंडमली निकाला और फिर से हमने उसका कलर देखा, उसको नोट किया, बॉल को वापस से बैग में डाल दिया। फिर से हमने एक बॉल निकाला और फिर से हमने उसका कलर देखा और उसको नोट किया और फिर से बॉल को बैग में डाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो मैंने यहाँ लिखा है दैट इज दिस। थ्री बाई 100। श्योर? 3/100। यस तो पहली बार में रेड आएगा 2/10, फिर दूसरे वाले में ब्लू आएगा 3/10 और लास्ट में ग्रीन आएगा 5/10। 5/10। हाँ सर, है ना, क्योंकि हर बार 3/100। हाँ, यस सर। so this is going to be what 3/100। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। हाँ सर, यस सर। यस सर। एक बैग में पांच ऐसे चिट्स हैं जिसपे आई लिखा हुआ है। और 3 ऐसे चिट है जिसपे टी लिखा है। अब इस बैग से रैंडमली हम लोगों ने एक टिकट निकाला है। 5 टिकट पे आई लिखा हुआ है, 3 टिकट पे क्या है, टी लिखा हुआ है। हमने रैंडमली एक टिकट निकाला और इस मेज पे रख दिया, ठीक है। फिर हमने एक और रैंडमली टिकट निकाला, फिर उसको मेज पे रख दिया, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। और फिर एक और रैंडमली निकाला, उसको यहाँ रख दिया। पहले हमने एक रैंडमली निकाल के यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आईटी बन जाए? फाइव बाई 28। तो 5/28। ठीक है, पहली बार आई निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8, दूसरी बार आई की प्रोबेबिलिटी 4/7 4/7। और टी की प्रोबेबिलिटी 3/6। पक्का? 5/28। So this is 2 times, this is again 2 times, this is 4 times, ठीक है ना। तो this is 5/28 और ITI का प्रोबेबिलिटी सर सेम होगी। तो सेम होगा। सेम होगी सर। हाँ, सेम कोर्स से ITI में पहुंच जाएंगे। पक्का लिख लिया? यस सर। हाँ सर। यस सर। होमवर्क दे दें? यस थोड़ा Yes, बड़ा sir. लो अपने Yes, आप sir. को, थोड़ा सा बनाओ बढ़िया तरीके से। ऐसे नहीं मतलब बिल्कुल गोल घपाल जैसा बैठ गए। पुराना लेक्चर थोड़ा सा पढ़ के आया करो। और होमवर्क कौन फॉलो कर रहे हैं, कौन कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं जो संडे को टेक्निक बतलाए गए? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर। बाउंड करके कर रहे हैं सर। 3 अटेम्प्ट में कर रहे हैं। हाँ, यस सर। हाँ सर। फिर एक बार Yes, कंप्लेन मत करने लगे सर 3 अटेम्प्ट का समय नहीं मिलता। अरे पहले दिन नहीं हो जाता भाई साहब, करोगे डेली फाइट मारोगे तब जाके कुछ दिनों के बाद गाड़ी पटरी पे आने लग जाती है। पहले दिन से आ रहा है इसका मतलब टारगेट कम मिलता है, तो रिवीजन का टारगेट ऐड करो उसमें।